वंदे मातरम। आप लोग हिंदी व्याकरण में सीख रहे हैं मुहावरे। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, देखिए मुहावरे का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। जब मुहावरे का अर्थ पता होगा तो प्रयोग हम स्वतः ही कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मुहावरे का प्रयोग हम अपनी आम भाषा में करते हैं, दैनिक जो हमारी वार्तालाप करते हैं किसी से भी, तो हमारे मुहावरों का प्रयोग उसमें हो जाता है। तो जब वहाँ प्रयोग हो जाता है तो उसका प्रयोग करने में हमें कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आप देखिए मुहावरे और उनके अर्थ। आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, क्या हमने दिया यहाँ पर? आधा तीतर आधा बटेर। अध्यापक ने बच्चों से कहा, आप प्रयोग सीखिए। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि या तो हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो, आधा तीतर आधा बटेर मत करो। यानी ना इधर की करो ना उधर की, ऐसा मत करो। यानी कहने का मतलब इसका प्रयोग हमें काय का करना है? अर्थ का नहीं करना है, हमें मुहावरे का प्रयोग करना है। अध्यापक ने बच्चों से कहा तुम या तो हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में करो, आधा तीतर आधा बटेर मत करो। तो प्रयोग हो गया आपका। आगे अगला देखें। आसमान टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आ जाना। बाढ़, गांव में बाढ़ आने पर लोगों के घर बर्बाद हो गए, जिससे सारे गांव के लोगों पर, ग्रामवासियों के सिर पर आसमान टूट पड़ा। यानी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि सबके घर बर्बाद हो गए। तो इस तरीके से उन पर आसमान टूट पड़ा, यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, यानी कि आसमान टूट पड़ा। तो गांव में बाढ़ आ जाने से बेचारे गरीबों के ऊपर आसमान टूट पड़ा। प्रयोग आप भी कर सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल है आकाश पाताल एक करना, यानी असीमित प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना, कठोर परिश्रम करना। आईएएस बनने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना पड़ता है? मतलब बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आकाश पाताल एक करना होता है। आईएएस परीक्षा पास करने के लिए आकाश पाताल एक करना होता है। यानी आकाश पाताल एक करके ही हम आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्रयोग में लाएं। लेकिन हाँ, प्रयोग इसका करेंगे हम मुहावरे का। ईंट से ईंट बजाना, समूल विनाश करना। जब तक हम पाकिस्तान की में ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, आतंकवादियों को हम नहीं भगा सकते। यानी आतंकवादियों को समूल नष्ट करने के, भगाने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। यानी समूल विनाश करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें नष्ट करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए अभी हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने वर्णमाला के क्रम में लेकर के हमने सारी चीजें ही सिखाई है, चाहे वो पर्यायवाची हो, अनेकार्थी हो, तो ये सारी चीजें हमने वर्णमाला के क्रम में ही सिखाई है। अब हम जो मुहावरे सिखा रहे हैं ये भी आपको वर्णमाला के क्रम में ही सिखा रहे हैं। ठीक है, और कोई विषय वो इम्पोर्टेंट हमें लगा तो हम करा देंगे। वैसे तो हमने सब उसी हिसाब से लेके चले हैं। पहले तो हमने सारे सन के कलेक्ट किए कि हाँ भाई किस किस सन में कौन से आए हुए हैं, फिर उनको हमने वर्णमाला के क्रम में पिरोया और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए बहुत अधिक प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद ये हमने तैयार किया है आपके लिए, जिससे कि आप इस वीडियो से आसानी से समझ सकें। और आपको जो लाभ मिलेगा उससे बड़ा ज्ञान लाभ यही मिलेगा कि आप एक वर्ण आपके सामने है, मान ली आ है तो आ से शुरू होने वाली है, ए वर्ण है तो ऐसे शुरू होने वाले करा दिए हमने आपको। तो इस तरीके से सारे वर्णमाला के क्रम के ही हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। चलिए, तो ईद का चांद होना, ये हमारा जो शब्द है वो मुहावरा है। क्या है? ईद, यानी बड़ी ईद। ये ईंट है, ईद है, ईंट है, तो इसको में ई वाले लिए हमने। ठीक है, फिर ऊ वाले भी लिए उधर आगे, ऊ के हैं, ए के हैं। तो ठीक है, वो एक ही क्रम चला है हमारा, जो वर्णमाला का क्रम है वो एक ही चला है। यानी ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मोहन 4 साल बाद अमेरिका से लौटा तो उसके मित्रों ने कहा तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वास्तव में ईद का चांद कब होता है? 1 साल बाद ही निकलता है। यानी कि जब ईद होती है तो उससे पहले चांद रात होती है, ईद का चांद होता है। ठीक है, तो जो चांद निकलता है वो 1 साल बाद निकलता है, यानी बहुत दिनों बाद निकलता है। पहले रोजे होते हैं, रोजे के बाद ईद का चांद होता है, और रोजे भी ईद के अब जो चांद से ही निकलते हैं। जब चांद दिखाई दे जाता है तो क्या होता है? रोजे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह चांद निकलता है तो ईद हो जाती है। वो कब होता है? 1 साल बाद, क्योंकि रोजे भी 1 साल में ही आते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। क्या हमने एग्जाम्पल बताया आपको इसका
कि मोहन कई साल बाद यानी 4 साल बाद अमेरिका से लौटा तो उसके मित्रों ने कहा तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आगे, ईद का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है। कारगिल के युद्ध में प्रयोग समझिए। कारगिल के युद्ध में जब भारत पर यानी कारगिल पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया, तो कारगिल के युद्ध में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से दिया था। ठीक है। या कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें कि जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनको ईद का जवाब पत्थर से दिया था। ठीक है। और हमें हमेशा दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दी, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध जाना। उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध जाना। ठीक है। जब विद्यालय में अनुशासन बनाया जाता है और विद्यार्थी उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो बच्चों से जब कहा जाता है भाई तुमने ये क्या किया, हाँ ये नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो ये तो तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो, तो उल्टी गंगा तुम्हें नहीं बहानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए और उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए। तो 2-3 एग्जाम्पल आपने बता दिए, कोई सा भी आप लिख सकते हो और अपने लिए अपने स्वयं बनाया हुआ भी लिख सकते हो, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखिए। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है। हमें कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने भले के लिए किसी का अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए, यानी केवल अपना ही नहीं सोचना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। नेता लोग हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं, गरीब जनता को बहकाकर हमेशा स्वार्थ सिद्ध करने में ही यानी अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। आगे, एक अनार 100 बीमार, एक से अधिक चाहने वाले। ठीक है। एक अनार 100 बीमार, एक से अधिक चाहने वाले। चलिए इसका प्रयोग देखें। सरकारी जो कर्मचारियों के लिए एक विज्ञापन दिया गया जिसमें केवल 10 लोगों को भर्ती किया जाना था और वहाँ पर 10,000 लोगों के फॉर्म जमा हो गए। तो इस तरीके से क्या कहेंगे उसके लिए? ये तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो गई। ठीक है। क्योंकि 10 चुने जाने हैं और 10,000 जो है एप्लीकेशन आपकी जमा है। 1,000 ये 10,000 प्रार्थना पत्र जमा होने पर सबने यही कहा ये तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सिद्ध हो रही है। एक आंख से देखना, एक समान समझना। हमारे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं, यानी एक समान समझते हैं, चाहे वो उनका अपना है या कोई पराया है, यानी उनके लिए क्या है, सब एक समान है। यानी हमारे अध्यापक सभी को एक आंख से देखते हैं। एक ही डंडे से हाँकना, सही गलत की पहचान ना होना। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, ठीक है, और जिनमें से अधिकांश विद्यार्थी शांत बैठे हुए थे, लेकिन अध्यापक ने सभी को 1-2 घंटे खड़े रहने की सजा सुना दी, तो उन्होंने सबको एक ही डंडे से हाँक दिया। यानी सभी विद्यार्थियों को दंडित करके अध्यापक ने सबको एक डंडे से ही हाँक दिया। यानी कहने का मतलब जो सीधे सच्चे विद्यार्थी थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी उसी डंडे से हाँके, तुम्हें भी खड़ा होना है और तुम्हें भी खड़ा होना है। जो शैतानी कर रहे थे उनको भी, यानी एक ही डंडे से हाँकना, यानी सारे ही विद्यार्थियों को, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को अध्यापक ने आकर के कक्षा में एक डंडे से हाँक दिया। अगला एग्जाम्पल देखें। 1 और 1 11 होना, संगठित होना। 1 और 1 11 होना यानी संगठित होना, इकट्ठे होना, एक ही जगह एकत्रित होकर के हमें उस कठिनाई का, उस परेशानी का सामना करना, यानी कि संगठित होना। 1 और 1 11 होना। आतंकवादियों को सब भगाने के लिए हमें 1 और 1 11 होना ही पड़ेगा, यानी कि हमें संगठित होना ही पड़ेगा। सारे आतंकवादियों को समूल नष्ट करने के लिए हमें 1 और 1 11 ही होना पड़ेगा। आगे की वीडियो देखें। आगे की मुहावरे देखें। कान पर जूं ना रेंगना, यानी अनसुनी करना, यानी किसी काम को हम किसी से कहें वो बार बार उसको अनसुनी करता रहे। इसका प्रयोग क्या लिखेंगे? सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्त होने के पश्चात बार बार
ऑफिस के चक्कर काटने पर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यानी पेंशन के कागज बनवाने के लिए, पेंशन के कागजों की पूर्ति के लिए, उनका काम पूरा कराने के लिए बार बार चक्कर काटने पर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, अर्थात वो अनसुनी करते रहते हैं। ठीक है, का प्रयोग हो गया। और भी आप कुछ भी कर सकते हो इसका प्रयोग, जो आपकी इच्छा करे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अर्थ आपको पता होना जरूरी है, यानी कि अनसुनी करना, कान पर जूना रेंगना, अनसुनी करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, कमियां प्रकट करना। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं और सबूत मिलने पर जब उनका सच्चाई पता चलती है तो उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, अर्थात आतंकवादियों ने स्वयं ही कबूल लिया कि वो पाकिस्तान के हैं और इस तरीके से उनका पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया। 2 प्रयोग बता दिया, कोई सा भी लिख सकते हो। कुएं में भांग पड़ना, एक समान अवस्था होना। जब उद्धव जी सारे गोपी ग्वालों को भगवान कृष्ण का निर्गुण देव की प्रार्थना करने का, उनको निर्गुण के रूप में स्वीकार करने का जब उपदेश देने गए या योग का उपदेश देने की जब गए, तो किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना। उद्धव जी ने कहा यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात सब कृष्ण के दीवाने थे। जब उद्धव जी योग की शिक्षा देने के लिए गए गोपी ग्वालों को, तो उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और इस उल्टे पैरों उनको लौटा दिया। यानी कि तब उद्धव जी ने क्या कहा, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात सभी के सभी जो है भगवान कृष्ण के प्रति उन्मत्त हैं, पागल हैं उनके प्रति, उनके पीछे। तो यहाँ पर कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात यहाँ सब एक जैसे हैं, किसी को समझाना तो कोई फायदा नहीं, किसी को हम समझा ही नहीं सकते क्योंकि सब कृष्ण के दीवाने हैं। कूप मंडूक होना, यानी कूप मंडूक होना, कुएं का मेंढक होना। कूप मंडूक कहते हैं कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक क्या समझता है अपना को कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा दुनिया है ही नहीं। कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक होना। कुएं का मेंढक होने का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए कोई गाँव में रह रहा है, ठीक है, तो वो सोचता है कि गाँव में जितना जैसा है इससे अलावा दूसरी दुनिया कोई है ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है, अल्पज्ञ होना, थोड़ा सा ही ज्ञान होना। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया को देखकर कहते हैं अरे अभी तक तो हम कूपमंडूक ही थे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गांव से एकदम शहर आता है तो आके क्या कहेगा, अरे भैया अभी तक तो हम कूपमंडूक ही थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, यहाँ कर देखा तो पता लगा दुनिया कुछ और है। ठीक है, तो यानी अल्प ज्ञान होना, थोड़ा ज्ञान होना। ज्ञान कब होता है, जब दूसरी जगह व्यक्ति जाता है, दूसरे लोगों को देखता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल ही अशिक्षित, बिल्कुल ही अशिक्षित, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही ना हो। ग्रामवासी, कुछ गांववासी हो जो कि बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो अशिक्षित ही कहलाएंगे, अशिक्षित कहलाएंगे। यानी कि ठीक है, यानी कि अगर उनको पढ़ने के लिए पत्र दे दिया जाए, ठीक है, एक किसान को, एक मजदूर को कोई अंग्रेजी पढ़ने के लिए दे दी जाए तो उसके लिए वो क्या होगी, काला अक्षर भैंस बराबर के समान ही होगी। यानी एक अशिक्षित के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि पढ़ना लिखना जानता ही ना हो, यानी अल्पज्ञ हो, जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो, अल्पज्ञ बिल्कुल ही ज्ञान ना हो, जिसने कभी लिखा पढ़ा ही ना हो, तो क्या कहेगा, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उसको अगर पत्र पढ़ने के लिए दे जाए तो कहेगा भैया मेरे लिए सब काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं तो उसको नहीं पढ़ सकता। अगर उसको पढ़ने के लिए दे दी जाए, अगर किसी व्यक्ति को, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई पत्र पढ़ने के लिए दे जाए, समाचार पढ़ने के लिए दी जाए, या बुक कोई पुस्तक पढ़ने को दी जाए, तो वो कहेगा भाई मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे, कलेजा मुंह को आना, ठीक है, ये सहृदय व्यक्तियों के लिए है कि बहुत अधिक व्याकुल होना। बाढ़ से पीड़ित बच्चों की दुर्दशा देख करके हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है, या किसी की घोर विपत्ति देख करके, किसी की दुर्घटना के बारे में जान करके हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। जब हम बच्चों को भूख से रोता तड़पता बिलखता देखते हैं, या लोगों को देखते हैं, या भूखमरी देखते हैं, या इस तरीके का कोई वातावरण देखते हैं, तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। कलई खुलना, भेद खुलना, ठीक है, जब आतंकवादी पकड़े गए, पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया, जैसे ही उनके सबूत मिले तो पाकिस्तान की कलई खुल गई। यानी सबूत मिलते ही आतंक मचाने के लिए आए हुए आतंकवादियों
कि जब सबूत मिले, जब पाकिस्तान के सबूत मिले तो उनकी कलई खुल गई, पता लग गया कि भाई वास्तव में ये कौन लोग हैं, उनका भेद खुल गया। खटाई में पड़ना, बाधा आना। खटाई में पड़ना, बाधा आना। खटाई में पड़ना क्या होता है कि होते होते कार्य जब रुक जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो काम जो है खटाई में पड़ जाते हैं। या फिर आप लिख सकते हो जैसे कि जो हमारी तरक्की के कागज़ थे, ठीक है, जब किसी कारणवश वो सब रोक दिए गए, हमारी तरक्की रोक दी गई, तो क्या हुआ, तो हमने कहा कि हमारे कागज़ तो खटाई में ही पड़ गए हैं, यानी बाधा आ गई, कोई बाधा आने की वजह से क्या हुआ कि हमारी तरक्की नहीं हो पाई, यानी खटाई में पड़ना। और भी लिख सकते हैं प्रयोग आप, जो आपकी इच्छा चाहे। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन, ठीक है। आज घोर कलयुग है, सगे संबंधी एक दूसरे के क्या हो रहे, खून के प्यासे हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको प्रयोग बताया, ही लिख सकते हो आप। आज घोर कलयुग में सभी सगे संबंधी भी खून के प्यासे हो रहे हैं। खून सफेद होना, प्रेम भाव का समाप्त होना। आजकल के समय में सगे सगे भाइयों में क्या होता है का खून सफेद हो रहा है। आजकल सगे भाई बहनों में का भी खून सफेद हो रहा है। कहने का मतलब उनके प्रेम भाव की भावना समाप्त होती जा रही है, ठीक है। या द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण आज सगे भाइयों में भी संबंध ना रहे नहीं है, और उनका खून सफेद हो गया है। खून सूखना, भयग्रस्त होना। खून सूखना, भयग्रस्त होना, ये डर जाना, बहुत अधिक डर महसूस होना। अब इसका प्रयोग आप क्या लिखेंगे, जैसे ही मैंने घर में घुसा तो मैंने सर्प को देखा, यानी सांप को देखा। घर में घुसते के साथ ही मैंने सांप को देखा तो मेरा खून सूख गया, यानी कहने का मतलब है मैं भय से ग्रस्त हो गया। इन अचानक आप कोई चीज़ देखेंगे तो क्या होगा, आपका भयग्रस्त हो जाएंगे। या फिर और लिख सकते हैं कुछ भी, सड़क पर अचानक शेर को देखकर मेरा खून सूख गया, ठीक है। रात के अंधेरे में मैंने तेंदुए को देखा तो मेरा खून सूख गया। तो इसका कुछ भी लिख सकते हैं आप, कई सारे एग्जाम्पल आप बता दिए। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। छोटे छोटे बच्चे दादी दादा, नानी नाना के गले का हार होते हैं, लिख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, अच्छे विद्यार्थी, अनुशासित विद्यार्थी सदैव अपने अध्यापकों के गले का हार होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे मुहावरे समझाए हैं, उनका प्रयोग समझाया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।